एसएससी सीजीएल 2026 बच्चों आपके लिए मैं लेकर आ गई हूँ सारे टॉपिक्स। मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी मैम हर टॉपिक पर टच बेस कर एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो मैं आज से ऑफिशियली सारे टॉपिक्स लेकर आ गई हूँ। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट पिवटल टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्लोज टेस्ट। और आपके पास पूरा सेक्शनल टाइमर आ चुका है, 15 मिनट आपके पास है इंग्लिश के लिए, हमारे पास टाइम लिमिटेड बचा है। आई होप 21 मई से फॉर्म्स खुलने शुरू हुए थे, आप फॉर्म्स फिल कर चुके होंगे। आपका पेपर एंटिसिपेटेड है अगस्त या सितंबर के अंदर। टीयर 1 की मैं बात कर रही हूँ। तो बच्चों हमें करनी है तैयारी जीत की, और ये टॉपिक थोड़े से बच्चों को डिफिकल्ट लगता है क्योंकि इसमें ना दो चीजें इन्वॉल्व है। एक तो इसमें छोटा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आपको पैसेज को समझना है, और साथ में आपको ये चेक करना है कौन सा अप्रोप्रिएट टेंस आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या मीनिंग निकल रहा है, और जो नियर बाय सेंटेंसेस हैं उनके अंदर काफी सारे हिंट्स छुपे रहते हैं जिन्हें देखकर हम अपने मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस को क्रैक करते हैं। तो मैं आपको आज 52 क्वेश्चंस 52 क्वेश्चंस यहाँ प्रैक्टिस कराऊंगी, जो कि क्वेश्चंस मैंने नहीं डिजाइन या डिवाइस या क्यूरेट किए हैं, ये सब फेच किए गए हैं 2024-23 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और साइमल्टेनियसली साथ के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा भी हुआ है कि ये सीजीएल टीयर 1 2024 टीयर 2, ताकि हमको एक एक्चुअल रियलिस्टिक ग्लिम्स मिल सके कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि जब मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी ना, तो इससे पहले आप लोगों ने अगर मेरी यह वीडियो देखा होगा, आपको पता होगा कि कैसे आपको आंसर्स तक पहुंचना है। तो हमने बिल्कुल जो रेलेवेंट क्वेश्चंस का बैंक है वहीं से सीधा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि जो भी आपको मैं पीडीएफ दूंगी प्रैक्टिस के लिए, जितनी भी वर्कशीट्स मिलेंगी आपको प्रैक्टिस की अलॉन्ग विद द आंसर की, उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे जो प्रीवियस ईयर 10 ईयर 15 ईयर्स में पीवाईक्यू से फेच किए गए हैं, वहां से निकाले गए हैं, एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, और उन्हीं के साथ साथ कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट अलोंग द सेम लाइंस क्वेश्चंस हैं वो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बैंक में दिया होगा। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लोज टेस्ट, जिसमें 52 क्वेश्चंस आपके साथ मैं करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। तो अगर आप लोग इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे आने वाली सारी इंपॉर्टेंट अपकमिंग नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास आ जाए बच्चों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप मेरे चैनल के साथ पोस्टेड रहें, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं प्लीज ये शेयर कर दीजिए। यहाँ पर जितनी भी लेक्चर्स हैं, जितनी भी वीडियोस हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। मैं आपको ये पहले बात बता दूं, जितना कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगी सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम फिर आप कैसे फंक्शन करते हैं, कोई बात नहीं बच्चों, आप मेरी टेंशन मत लीजिए। मैं तो किसी तरह कोशिश कर थ्राइस सर्वाइव कर लूंगी, लेकिन इस टाइम पर आपका टाइम बहुत क्रूशियल है। तो प्लीज अगर आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं तो एक माइनर मिनिस्क्यूल सा जो कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी साइड से रहेगा वो ये होगा, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कॉमेंट तब करना जब या तो आपको कोई क्वेरी हो, डाउट हो, या तो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। कोई कंपल्शन नहीं है, पर मैं आपके साथ यहाँ पर डे 1 से अब बने रहने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके साथ एज अ स्टूडेंट प्रैक्टिस करूंगी, एज अ टीचर, एज अ मेंटर, एज अ गाइड नहीं करूंगी, लेकिन आपको सब क्वेश्चंस के थ्रू वॉक डाउन करवाऊंगी, वॉक थ्रू कराऊंगी, हाथ पकड़ कर करवाऊंगी, ताकि आपके लिए हम सारी की सारी ऑब्स्टिकल्स जितनी भी बाधाएं हैं हटा सकें। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, जेकेएम लर्नोवेशन के नाम से मेरा चैनल है, और आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको इसी प्लेलिस्ट में एसएससी सीजीएल की दिखेंगी, जिसे मैंने कुछ 2023 चैप्टर्स के अंदर बांटा है। तो उन चैप्टर्स में हर टॉपिक को हमने एड्रेस किया है, तो हर वीडियो उस टॉपिक मतलब से जो रिलेटेड वीडियो है वो वैसे हमने एलोकेट की है। देखो बच्चों, क्लोज टेस्ट के अंदर ना क्या होता है, 4-5 क्वेश्चंस देते हैं, 4-4 ऑप्शंस होते हैं, और ऊपर एक छोटा सा रीडिंग फॉर्म दिया होता है, उसको आपको पढ़ना होता है और आपको जो है रेलेवेंट ऑप्शन चूज करना होता है। अब हमें पता है एमसीक्यू क्वेश्चंस का ना एक पैटर्न रहता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या होते हैं कि मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस जो होते हैं ना, दो ऑप्शंस तो बिल्कुल रूल आउट हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। एक ऑप्शन क्लोज कॉल होता है और एक ऑप्शन एक्यूरेट होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। दो क्या बताया मैंने, रूल आउट हो जाते हैं, एक सही होता है और एक गलत होता है। हाँ, तो अब देखो, मतलब एक जो गलत होता है ना वो बहुत क्लोज कॉल लग रहा होता है कि ये बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। सबसे पहले ना सीधा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, और आपको दिखाती हूँ कहां पर दो बिल्कुल रूल आउट होंगे, एक मिलता जुलता होगा, और उस एक सही तक कैसे पहुंचेंगे थोड़े से आगे के सेंटेंसेस को रीड आउट करके। अभी जो पहला क्वेश्चन है ना बच्चों, ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, जिसके अंदर क्वेश्चंस का पैटर्न भी देखते हैं। पर पहले हम क्वेश्चंस नहीं भी रीड करेंगे, हम सीधा अपने कॉम से, मतलब जो हमारा ये पैसेज दिया छोटा सा, इससे स्टार्ट करेंगे तो भी काम चल जाएगा। देखो, पैसेज कह रहा है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, वो एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है जो फ्रांस में हुआ था 1787 से 1799। बच्चों, पढ़ना ऐसे है कि रिटेन होता जाए।
रीडिंग की जरूरत ना पड़े। क्या बोला मैंने? फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है? एक ऐसी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी जो फ्रेंच में हुई 1787-99। हमें नंबर से इतना मतलब नहीं है। और वो कहां पर पहुंच गई? रीच टू इट्स डैश इन 1789। अब देखो 1789 उन दोनों के साल का बीच का साल है, तो कहां पहुंची होगी? फाउंडेशन होता है बेस, मिडिल होता है बीच में, पिनाकल होता है टॉप पर, और फॉल का मतलब होता है गिरना। आप मुझे बताओ, पिनाकल का मतलब अगर पीक है, तो कोई चीज अगर लड़ाई हो रही है तो वो अगर कोई साल की बात बता रहा है तो वो कहां पहुंची होगी? अपने पीक पर, पिनेकल पर पहुंची होगी, फॉल पे तो नहीं होगी। फॉल पे तो पहली बात पहुंच ही नहीं सकती है। फॉल और राइज तो एक मूवमेंट है, ठीक है। मिडिल में पहुंची होगी, फाउंडेशन में तो क्या लगता है? पीक पर। ये जो रेवोल्यूशन था इसके बड़े सारे कॉजेस थे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज था वो था डैश ऑफ बर्जॉयज, जो कौन कौन थे? मर्चेंट्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, प्रोफेशनल्स थे। अब आप मुझे बताओ कि ऐसा क्या हुआ होगा? सौरो दुख था, जॉय था, किलिंग थी, या हैंकरिंग? हैंकरिंग क्या होती है? क्रेविंग, ठीक है। आप किसी चीज को क्रेव करते हो या किसी चीज को चाहते हो, डिजायर करते हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हैंकरिंग। किस चीज की? और जो पेजेंट्स थे, फार्मर्स, मेनी ऑफ देम लैंड ओनर्स, जो कि बहुत सारे जमींदार लैंड ओनर्स थे, दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ द प्रैक्टिसेस। बहुत सारी अजीब सी प्रैक्टिसेस चल रही थी, जैसे मोनार्की, एक इंसान का रूल चल रहा था, एंड फ्यूडलिज्म। एक और फैक्टर था जिससे पॉपुलेशन काफी बढ़ गई थी, वो क्या था? मोर्टेलिटी रेट्स। मोर्टेलिटी, मॉर्टल आपको पता है, इमॉर्टल पता है, इमॉर्टल जो कभी ना मरे, मॉर्टल जो मर जाए। तो मोर्टेलिटी रेट्स, मरने के रेट्स बहुत कम हो गए थे, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ गई थी। पॉपुलेशन दो तरीकों से बढ़ती है, या तो बर्थ रेट बढ़ता है या डेथ रेट कम हो जाता है, ठीक है। इट वॉज फॉलोड बाय इकोनॉमिक प्रेडिकमेंट एंड माइनर रिवोल्ट्स वर कॉमन, ठीक है। बहुत छोटे छोटे रिवोल्ट्स तो बहुत कॉमन बात हो गई। दिस लेड टू अ, बच्चों ये क्लैरियन कॉल है, यहाँ पे ना मिसप्रिंट हुआ है, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। This led to a clarion call for social reforms। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलती हूँ this calls for a party, आज मैं फर्स्ट आई हूँ, it calls for a party। calls for का क्या मतलब होता है? कि ये मतलब ये मांग है ना, ये इस मोमेंट की ये नीड ऑफ द आवर है। तो क्लैरियन कॉल था सोशल रिफॉर्म्स का, रिफॉर्म की जरूरत के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण ये घड़ी रिफॉर्म्स मांग रही थी। Intellectuals like Rene wrote about things about political, social and economic matters। बड़े सारे विद्वान जो थे, जिसे नाम दिया हुआ है, उन्होंने पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक मैटर्स पर लिखा, और एक फंडामेंटल पॉलिटिकल और सोसाइटल चेंज आया। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी ना, उसने क्रिटिकल रोल प्ले करा मॉडर्न नेशंस को शेप करने में। कैसे? बाय शोइंग द वर्ल्ड द पावर इनहेरिटेड इन द विल ऑफ द पीपल। अब क्वेश्चंस देखते हैं सीधा। देखो, दो क्वेश्चंस तो हम क्रैक कर चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्लैरियन कॉल का क्या मतलब है? कॉल से मैंने आपको बताया एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिमांड है रिफॉर्म्स की। तो बाकी क्वेश्चंस नहीं भी रीड करेंगे। कॉल फॉर फेवर, फेवर की बात ही नहीं है। वॉर की डिक्लेरेशन, बिगनिंग ऑफ ए न्यू फेज, नए फेज की तो कहीं पर कोई बात ही नहीं की गई है। क्लैरियन कॉल। नेक्स्ट देखो, हमें सबसे अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सेम वर्ड ढूंढना है इनहेरेंट का। एक बात बताओ, कहते हैं ना आपने क्या प्रॉपर्टी इनहेरिट की। इनहेरिट मतलब आपने अपने जीन से, अपने पेरेंट्स से क्या चीज इनहेरिट की, और अक्वायर की जो आपने बाहर वाले इन्वायरमेंट से। होता है ना जीनोटाइप, फिनोटाइप, जो अपने जीन्स में से, और फिन मतलब आप अपने फिनोटाइप जो आप इन्वायरमेंट से गेज करते हो। तो इनहेरेंट क्या होगा? आर्टिफिशियल नहीं होगा, इनसाइट नहीं होगा, उधार पे मांगा नहीं होगा, नेचुरली जो आप। इतना सिंपल था ये, ठीक है। ये यहाँ का सबसे डिफिकल्ट था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन ये हमने इसके से सिंप्लीफाई कर दिया, आप लोग देख चुके हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेट। देखो बच्चों, 5 से 8 क्वेश्चंस के लिए पैसेज रीड करते हैं, और आपको एक चीज दिखाती हूँ कि कैसे ट्रिक से आप अपना पहला ऑप्शन फिक्स कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज डैश एन इमिनेंट थ्रेट टू आवर प्लैनेट डिमांडिंग ग्रेट अर्जेंट ग्लोबल एक्शन। वो कह रहा है जो क्लाइमेट चेंज है ना, बार बार जो क्लाइमेट में चेंज आता रहता है, उससे एक थ्रेट, खतरा है, इमिनेंट थ्रेट है हमारे प्लैनेट को, जो कि डिमांड कर रहा है एक अर्जेंट ग्लोबल एक्शन। अच्छा, अब इसमें विल पोज करेगा, पोजेस करता है, पोज्ड पास में किया, विल बी पोजिंग। अब अगर आप अपनी जनरल नॉलेज लगाओ तो पोजेस, क्योंकि अभी कर रहा है क्लाइमेट चेंज। लेकिन हमें अगर अपने आंसर के लिए श्योरिटी चाहिए तो हम सर्टेनिटी के लिए आगे पढ़ते हैं। देखो वो कह रहा है द राइज इन ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। जो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस थी ना, जब उनमें बढ़ी वो, तो क्या होने लगा? डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटने ज्यादा हो गए। अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कॉन्ट्रीब्यूट, देखो प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूटेड नहीं है, विल कॉन्ट्रीब्यूट नहीं है, कॉन्ट्रीब्यूट लगा है प्रेजेंट टेंस में। और क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से अगर सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं तो हम एस नहीं लगाते हैं, वर्ब में कॉन्ट्रीब्यूट आएगा। तो आपने टेंस आइडेंटिफाई कर लिया, प्रेजेंट, तो अगर प्रेजेंट है तो आप मुझे बता दो क्या होगा? पोजेस, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज तो सिंगुलर सब्जेक्ट का रूल प्ले कर रहा है। टू डैश दीज इफेक्ट्स, इन इफेक्ट्स को कम करने के लिए, है ना, क्योंकि ये इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो एक बात बताओ, वाइडन
मतलब और चौड़ा, इन्फ्लेट मतलब बलून को इन्फ्लेट करते हो और बढ़ा देना, इन्फ्लेशन जैसे प्राइस बड़ा महंगा हो जाता है। मैक्सिमाइज का मतलब भी आपको पता है, मिनिमाइज करते हो स्क्रीन, मैक्सिमाइज करते हो। पहला वर्ड ही एक बचा है मिटिगेट, तो ये तो एलिमिनेशन मेथड से हम पहुंच गए, लेकिन वैसे भी रिस्क को आप मिटिगेट करते हो, इसका मतलब आप रिस्क को क्या करते हो, डिक्रीज करने के लिए स्टेप्स लेते हो। तो इन इफेक्ट्स को मिटिगेट करने के लिए एक कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल एफर्ट जरूरी है। नेशंस डैश कमिट, नेशंस क्या कमिट कर रहे हैं, टू रिड्यूसिंग कार्बन इमिशंस। नेशंस मस्ट, वुड, माइट, कुड। देखो माइट मतलब इट माइट रेन, होगी नहीं होगी, मॉडल वर्ब। कुड पास्ट के लिए यूज होता है, आई कुड स्विम, मैं कर सकता था। वुड मतलब करेंगे लेकिन सर्टेनिटी नहीं है, विल नहीं है। मस्ट एक स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है, ऑब्लिगेशन है। सिंपल सिंपल एक मॉडल वर्ब आ रहा है, मस्ट। तो नेशंस को क्या करना चाहिए, मस्ट कमिट टू रिड्यूसिंग कार्बन इमिशंस, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे आना चाहिए, सस्टेनेबल प्रैक्टिस पे आना चाहिए, कोऑपरेशन होनी चाहिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में, ये सब चीजें होनी चाहिए। द अर्जेंसी ऑफ द इशू, इस इशू की इतनी अर्जेंसी है, ये कॉल्स फॉर, जैसे क्लैरियन कॉल था, कॉल्स फॉर अ पार्टी सेलिब्रेशन, एक यूनाइटेड फ्रंट जहां पर गवर्नमेंट, बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स साथ में काम करें टू क्रिएट अ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर। किसके लिए, फ्यूचर की बात आ गई, फॉर द डैश टू कम। एक बात बताओ, आने वाली के लिए क्या बोलते हो, जनरेशंस टू कम। बिजनेसमैन के लिए थोड़ी ना फायदेमंद, आप क्लाइमेट चेंज सबको इंपैक्ट कर रहा है, तो सिर्फ बिजनेसमैन, पुअर पीपल या बैकवर्ड नेशंस का कोई रिलेशन है ही नहीं इसमें, इसमें जनरेशंस आएगा। That's how simple it was. ठीक है, तो generations हो गया और must हो गया। Moving on to our next section, question number 9 to 12. देखो बच्चों, वो कह रहा है the greatest disease in the West today is not TB और leprosy. Tuberculosis, West countries आपको पता है, वेस्टर्न कंट्री से हम कहते हैं ना, हमने उनसे पहनना खाना सब सीख लिया, लेकिन हमने उनसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो नहीं सीखे। तो वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्ट इंग्लिश कंट्रीज की अगर बात करें वो, तो वो कह रहा है जो सबसे बड़ी बीमारी है ना वेस्ट के अंदर, वो ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी है, लेप्रेसी नहीं है। इट इज बीइंग अनवांटेड। ये क्या बीमारी है कि लोग अनवांटेड, कहते हैं ना, आप चाहते हो कि आपको कोई लाइफ पार्टनर मिले या आपको कोई ऐसा फ्रेंड मिले जो हु वांट्स टू बी विद यू, आपको अनवांटेड ना फील कराए कि अरे तेरी तो कोई जरूरत नहीं है। तो इन देशों में कैसी फीलिंग है, अनवांटेड, अनलव्ड एंड अनकेयर्ड फॉर, कोई केयर नहीं कर रहा, प्यार नहीं कर रहा, किसी को आपकी जरूरत नहीं है। वी कैन क्योर डैश डिजीजेस विद मेडिसिन। एक बात बताओ, मेडिसिन के साथ तो आप फिजिकल डिजीज क्योर कर सकते हो या ये वाला, तो देखो इसके अंदर ऑप्शन दिया, मैस्कुलिन मर्दाना, स्टबर्न जिद्दी, फिजिकल मतलब जो आपकी बॉडी से रिलेटेड है, और डिसरिगार्डिंग तो बिल्कुल गलत है, मैस्कुलिन भी बिल्कुल गलत है। तो ये देखो, ये दो ऑप्शंस बिल्कुल इनकरेक्ट हैं। एक क्लोज लग रहा था लेकिन फिजिकल, हम फिजिकल फिर भी मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं डिजीजेस, लेकिन जो लोनलीनेस, तन्हाई, दुख और होपलेसनेस का जो क्योर है, कि जो दवा है वो है लव। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में दैट हु आर डैश फॉर अ पीस ऑफ ब्रेड बट देयर आर डैश मेनी मोर डाइंग फॉर लिटिल लव। अब देखो इसमें ना इग्नोरिंग, डाइंग, निग्लेक्टिंग, रेडिकल। अब आपको एक हिंट देती हूँ, देखो वो कह रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो लव के लिए ना मर रहे हैं, पीस ऑफ ब्रेड मतलब सॉरी, एक निवाले के लिए मर रहे हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा लोग हैं जो थोड़े से प्यार के लिए मर रहे हैं, डाइंग। डाइंग उसने दे ही दिया, तो आपको आंसर पता चल चुका है। अब देखो, पॉवर्टी जो है, जो गरीबी है वेस्ट के अंदर, वो एक अलग तरह की पॉवर्टी है, वो पैसे से गरीब नहीं है। इट इज नॉट ओनली पॉवर्टी ऑफ डैश बट ऑल्सो ऑफ डैश। वो सिर्फ देखो, पैसा तो यार दिया ही नहीं हुआ, प्रोफ्यूजन, लोनलीनेस, अबंडेंस, लैविशनेस। लोनलीनेस की बात करी है, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ तन्हाई ही नहीं है बट ऑल्सो किस चीज की पॉवर्टी है, कविचेस, एजुकेट, मटेरियलिस्टिक, स्पिरिचुअलिटी। अब इस आंसर को फिक्स करने के लिए पूरा पैसेज रीड करते हैं। हंगर है अफेक्शन के लिए, भूख है प्रेम के लिए, एंड ऑल्सो देयर इज हंगर फॉर गॉड। तो उसने आपके लिए सिंप्लीफाई करके लिख दिया, गॉड से रिलेटेड टर्म क्या दिया हुआ है, स्पिरिचुअलिटी। हो गया आंसर फिक्स। इतना टाइम लगना चाहिए आपको अपने क्लोज टेस्ट के आंसर्स को फिक्स करने के लिए। आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 टू 17। एक कहावत है कि जो कमिंग इवेंट्स होते हैं ना, आने वाले जितने भी इवेंट्स होते हैं, वो कास्ट करते हैं देयर शैडोज बिफोर। ठीक है, वो अपनी ना शैडो, अपनी परछाई पहले ही कास्ट कर देते हैं, पहले आपको पता चल जाता है कुछ ना कुछ तरीकों से कि ये काम होने वाला है। डैश, इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू। लेकिन वो कह रहा है ये पूरी यूनिवर्स पर लागू नहीं होता। अब देखो, मोर ओवर होता है जब हम कोई चीज ऐड करते हैं, जैसे आई लाइक आइसक्रीम, मोर ओवर है ना, मुझे कुछ और ऐड करना है। लेकिन अगर देयरफॉर है, देयरफॉर, तो देयरफॉर होता है जैसे कि आई एम हंग्री, देयरफॉर आई एट अ सैंडविच, इसलिए मैंने खाया, आप रीजन दे रहे हो। फर्दर मोर फिर से आप ऐड कर रहे हो। हाउएवर होता है जब आप कंट्रास्टिंग ओपिनियन दे रहे हो कि मुझे आइसक्रीम पसंद तो है, हाउएवर आई अवॉइड ईटिंग आइसक्रीम बिकॉज इट कंटेन्स लॉट ऑफ शुगर। ठीक है, तो अब आप बताओ, वो कह रहा है कि आपको इवेंट्स के बारे में पहले ही उसकी शैडो कास्ट करके पता चल जाता है, लेकिन हाउएवर
ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। देखो बच्चों, इस तरह के पैसेज नहीं सीजीएल में आया हुआ है टियर 2 में 2024, सारे ऑप्शन दिए हैं, मोरओवर, हाउएवर, देयरफॉर, तो आप लोगों को इसकी मीनिंग्स और इनका एप्लीकेशन बहुत एक्यूरेटली पता होना चाहिए। हाउएवर आ गया, हाउएवर ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकंड, एक सेकंड के अंदर कुछ हो सकता है, एंड मे नॉट डैश इट, एंड वन मे नॉट डैश इट, एक सेकंड में कुछ हो सकता है और क्या पता एक इंसान को पता ही ना चले, वो इंसान उसकी दृष्टि ही ना हो वहां तक देखने की, अफेक्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, लीगलाइज नहीं होगा, ये होगा। 4C मैंने आपको बताया है, वेदर फोरकास्ट होता है, आप दूर का देख सकते हो, फोरकास्ट, तो ऐसा जब वो टेक्स्ट में बात कर रहा है कि हम दूर से ही इवेंट्स के बारे में पता लगा सकते हैं, तो कह रहा है ऐसा हो सकता है कि एक सेकंड में ही, पल भर में कुछ हो जाए और आप दूर का 4C ना कर पाओ। बच्चों इसमें अब आगे ऐड कर रहा है कि सम इंस्टेंसेस ऐसा भी शो करते हैं कि प्रिडिक्शंस जो होती है ना, हम जो भविष्यवाणी करते हैं सर्टेन साइंस पर, वो गलत भी हुई है। तो अभी तो उसने पहले सिर्फ इतना बोला कि एक सेकंड में आपके कुछ हो सकता है और आप आगे की दृष्टि से देख ना पाए, और ऐड कर रहा है। जब ऐड कर रहा है तो क्या होगा, मोरओवर, 15 का हमने मोरओवर फिक्स कर लिया। मोरओवर सम इंस्टेंसेस ऐसा शो करती हैं कि बहुत सारी भविष्यवाणियां गलत हुई है। लोग जनरली कहते हैं कि जो नेचुरल कैलामिटीज है ना, वो प्रिडिक्ट करी जा सकती हैं जानवरों को देख के। नेचुरल कैलामिटी जैसे फ्लड आना है, बाढ़ आनी है, ड्रॉट आना है, तो वो ना आप जानवरों को देख सकते हैं। कभी कभी आप देखोगे स्टॉर्म से पहले या बहुत तेज बारिश होने वाली होती है, तो ऊपर बहुत सारे बर्ड्स दिखते हैं आपको, है ना, तो आप लोग प्रिडिक्ट कर लेते हो, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, आप देखते भी हो कि अरे कोई तूफान आने वाला है, बहुत सारे क्रोज आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे बर्ड्स, तो पीपल ऐसा कहते हैं कि एनिमल्स को देखकर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर एनिमल्स किसी डिजीज से सफर कर रहे हैं, है ना, अगर एनिमल्स बीमार है सपोजिटली, या एनिमल्स में कोई ऐसा मैस डिजीज स्प्रेड हो गया है, ठीक है, एपिडेमिक हो गया है कि वो बेचारे शो नहीं कर पा रहे हैं साइंस, तो फिर क्या होगा, तब क्या वो इवेंट नहीं होगा? तो वो कह रहा है वो इवेंट हो सकता है। दे मे फेल टू मेक पिक्यूलियर साउंड, वो अजीब सी आवाजें शायद ना निकाल पाए या एक्शंस ना कर पाए जो इवेंट्स होने वाले हैं। डैश, कुछ अननेचुरल कैलामिटीज ऐसी आती हैं जो अपनी शैडो फोरकास्ट कर देती हैं बैड ओमेन से पहले। ओमेन मतलब एक अपशगुन, अनहोनी, ठीक है, बैड ओमेन एक बुरा चीज जो माने, जैसे कहते हैं ना कि सुबह सुबह आप बड़े सारे सुपरस्टिशंस बने हुए हैं, बड़े सारे लोग इन चीजों में बिलीव करते हैं कि अरे बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो एक बैड ओमेन माना जाता है, एक बुरा साइन माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो क्या कह रहा है वो, इसके अलावा कुछ अननेचुरल कैलामिटीज हमेशा मतलब अपनी शैडो फोरकास्ट कर देती है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सेकेंडली देयरफॉर, डिस्पाइट, बिसाइड्स। बिसाइड्स क्या होता है कि मैं अगर बोल रही हूँ आई लव राजमा चावल, बिसाइड्स दैट आई लव दाल मखनी, इसके अलावा, तो वो ये कह रहा है बिसाइड्स की बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज अपने साइंस दिखा देती हैं, इसलिए हमें कंप्लीटली कैंसल आउट नहीं करना चाहिए। एनिमल्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट आपको वो हर सिचुएशन में मतलब उसको कॉमन सिचुएशन नहीं रखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर। ठीक है, however nevertheless move for therefore। चलो नेक्स्ट पे आते हैं 18 to 22। ग्लोबल वार्मिंग, आप देख रहे होंगे कि नेचुरल कैलामिटी, ग्लोबल वार्मिंग, फ्लड, ड्रॉट, इस तरह के क्वेश्चंस काफी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर प्रॉब्लम है, काफी बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो रिजल्ट है, द रिजल्ट विल बी द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय राइजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है आर्टिक रीजन का। इसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है, डैश इन रेनफॉल and plant distribution affect the migration patterns, feeding behavior and breeding preferences। बहुत सारी बर्ड्स का, पंछियों का, न्यूमरस स्पीशीज का सारे पैटर्न डिस्टर्ब हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से, राइजिंग टेम्परेचर से, डैश इन रेनफॉल से, और क्या से, डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट की। तो डैश इन रेनफॉल स्टेबल तो हो नहीं, अगर स्टेबल या स्टेगनेंट होती या फिक्स होती रेनफॉल तो प्रॉब्लम नहीं आती। ऑल्टरेशन, चेंजेस हो रहे हैं रेनफॉल में, तभी पूरा का पूरा पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है। सीधे सीधे हम मैं आंसर पे पहुंच रहे हैं फर्स्ट के लिए, विच इज ऑल्टरेशन। द इंक्रीज इन टेम्परेचर से क्या होगा कि ओशन के जो करंट्स है, ओशन मतलब क्या होता है, समुद्र के जो करंट्स है वो भी अफेक्ट हो, विच में ऑल्टर द डैश इकोलॉजी एज होल, ग्रासलैंड, बायोस्फीयर, मरीन लैंडस्केप। अरे भाई ओशन की बात कर रहा है तो पानी की तो मरीन वाली बात होगी ना, तो वो कह रहा है करंट्स के अंदर जो पानी का बहाव है, करंट्स के अंदर भी चेंजेस आते हैं इसकी वजह से, जिससे मरीन इकोलॉजी इकोलॉजी जो है पूरी की पूरी ऑल्टर, चेंज हो जाती है। ग्रीन हाउस गैसेस जो है रिस्पॉन्सिबल है ऑन गोइंग मेल्टिंग ऑफ आर्टिक। आर्टिक पूरा मेल्ट कर रहा है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जो एमिट होती हैं काफी सारे रीजन से। इसकी वजह से दिस विल रिजल्ट इन अ डैश लूप। अब देखो, फीबल जिसे बोलते हैं ना धीमा, जेंटल सॉफ्ट, मॉडरेट बीच का, विशियस बहुत इविल, तो इससे क्या होगा, हम एक विशियस लूप, लूप मतलब एक कांस्टेंट साइकिल के अंदर फंसे रहेंगे, क्योंकि गैस जो गैस ट्रैप है, वो गैसेस हैं जो, सॉरी, वो क्या कर लेती है, हीट को ट्रैप कर लेती हैं
और फिर एमिट होते जाता है और ग्रीन हाउस गैस निकलता जाता है, मे डैश द ग्लोबल वार्मिंग प्रोसेस। तो ये क्या करेगा, हिंडर मतलब रोकना, रिप्रेस मतलब दबाना, मेट्रिक से एक्सेलरेट। एक्सेलरेट आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने कभी गो कार्टिंग करी है, गाड़ी चलाई है, नहीं भी चला रही तो एक्सेलरेट मतलब ऊपर बढ़ाएगा, तो एक्सेलरेट करता है ये सब चीजें ग्लोबल वार्मिंग को और भी। लास्ट ब्लैंक की बारी आती है। नाउ द ओनली वे, सिर्फ एक तरीका है रिवर्स करने का इस हार्म को हर इंसान के लिए, वो क्या है, वो इन्वायरमेंटली सेंसिटिव हो जाए, अपने आसपास सराउंडिंग्स के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए, एनवायरमेंट के लिए सेंसिटिव हो जाए। इससे हमें होप मिलेगी और हमें ग्रीन प्लैनेट छोड़ पाएंगे अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए, जो कि अभी तो फेस कर रही हैं डैश। क्या फेस कर रही हैं देख लेते हैं। फेसिंग एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्ट तो नहीं हुई है, गायब तो नहीं हो गई हैं। रिडेम्पशन, सैल्वेशन, रेनोवेशन, रेनोवेशन हो रहा है, ठीक है, तो रेनोवेशन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 23 से लेकर 27 तक। राइज इन ग्लोबल, चलो एक काम करती हूँ, ये इतने सारे ग्लोबल टेम्परेचर के हैं, एक 23 से 27 में आपकी प्रैक्टिस के लिए देती हूँ, ठीक है। और फिर जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस शीट भी अटैच करूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। अगर मैं भूल जाऊं, आप लोगों का क्या जॉब है कि मुझे रिमाइंड करवाना है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं वो प्रैक्टिस शीट लगाऊंगी, लेकिन ये भी ग्लोबल वार्मिंग का, आप इतने सारे सिमिलर क्वेश्चन में प्रैक्टिस किए, ये वाला आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं आंसर की लगा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो 28 से 32 देखते हैं। लिसनिंग, सुनना, स्टार्ट्स विद हियरिंग। लिसनिंग और हियरिंग में फर्क है। लिसनिंग किससे स्टार्ट होती है, हियरिंग से, मतलब समझते हैं। बट गोज डैश हियरिंग, गोज टूवर्ड्स, गोज अक्रॉस, बियॉन्ड, थ्रू आउट। वो कह रहा है लिसनिंग ना सुनने के साथ, हियरिंग के साथ स्टार्ट होती है, लेकिन हियरिंग से भी दूर तक जाती है, दूर के लिए बियॉन्ड, मतलब समझना पड़ेगा। In other words, is necessary but is not a sufficient dash for listening. Hearing जो है ना जरूरी तो है, लेकिन एक sufficient डैश नहीं है। क्या नहीं है, कंडीशन नहीं है। कहते हैं ना, इस काम को करने की ये कंडीशन है, ये प्री रेक्विजिट है, ये पैरामीटर है, ये यार्डस्टिक है ना। तो कंडीशन नहीं है करने की, बाकी तो रिमार्क्स, डेकोरम, डेकोरम मेंटेन करो, शांति मेंटेन करो, प्लेस बिल्कुल गलत है। लिसनिंग इन्वॉल्व करती है हियरिंग, लेकिन इसमें साथ में आपको कैसे सुनना है, अटेंशन के साथ, ठीक है, ऐसे डिफरेंट है ये। लिसनिंग एक प्रोसेस है, दैट लिसनिंग इज अ प्रोसेस दैट डैश कंसंट्रेशन, क्या, दैट टेक्स फॉर, ब्रिंग्स अप, डिस्पोज कर देती है, कॉल्स फॉर, ये तो हम काफी बार कर चुके हैं। हम कॉल्स फॉर मतलब इसकी नीड है, इसकी डिमांड है, तो इसमें जरूरत है इसकी कंसंट्रेशन की। लिसनिंग के दौरान एक इंसान को ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, और अदर वर्ड्स में लिसनिंग हैज टू डू विद ईयर्स डैश विद द आईज एंड द माइंड। सिर्फ कान से ही नहीं, आईज और माइंड से भी क्या करना है, ऑल्दो, रादर, एज वेल एज, येट, एज वेल एज, हम बोल रहे हैं कान से ही नहीं, आंख से भी और माइंड से भी सुनना है, एज वेल एज। लिसनिंग इज टू बी अंडरस्टूड एज द टोटल, समझना भी है, सुनना ही नहीं है सिर्फ, एज द टोटल प्रोसेस, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो क्या इन्वॉल्व करता है, हियरिंग विद अटेंशन, बीइंग ऑब्जर्वेंट एंड मेकिंग इंटरप्रिटेशन, ठीक है। आपको अटेंशन से सुनना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है, और इंटरप्रिटेशंस, इंटरप्रेट कर एनालाइज करना सिचुएशन को। गुड कम्युनिकेशन इज एसेंशियली ए एंड डैश प्रोसेस, तो आपको बताना है किस तरह का प्रोसेस है अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। सीरियस, ऑब्नॉक्शियस, इंटरैक्टिव, पिक्यूनियरी। इंटरैक्टिव प्रोसेस है, इंटरैक्ट कर रहे हैं आप, ठीक है, तो अच्छी कम्युनिकेशन एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। सीरियस तो नहीं होगा, ऑब्नॉक्शियस भी नहीं होगा, पिक्यूनियरी छोटा भी नहीं होगा, ठीक है, मनी के रिस्पेक्ट में यूज होता है। नेक्स्ट हम कहते हैं 33 37 कल्चर के ऊपर है। चलो, कल्चर इज डैश अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग, ट्रिक बताऊंगी, लाइक द कल्टिवेशन ऑफ अ गार्डन, नॉट द डिस्ट्रक्शन और इराडिकेशन ऑफ इट्स रूट्स। कल्चर क्या है, समझना है और बचाना है। जैसे कि आप जब गार्डन को कल्टीवेट करते हो, उसको डिस्ट्रक्शन नहीं कर देते हो, उसकी जड़ों को नहीं उखाड़ देते हो या इरेडिकेट नहीं कर देते हो कि गार्डन तो बनाना है पर नीचे से रूट्स निकाल दी ट्रीज की। ऑप्शंस दिए, क्रिएशन, टू क्रिएट, क्रिएट, क्रिएटिंग। मेरी बात सुनो, हमने पैरेललिज्म का एक कॉन्सेप्ट किया है, जिसमें अगर मैं बोलूं दिस बिल्डिंग इज ह्यूज, ठीक है, एंड अ वंडर, अब एक बात बताओ, ह्यूज हुआ एडजेक्टिव, अ वंडर हो गया नाउन, तो हमने पैरेललिज्म में किया है कि बोथ द पार्ट्स जो है सेंटेंस की, दे शुड बी बैलेंस्ड, तो ह्यूज भी होना चाहिए, वंडरफुल भी होना चाहिए, तो वंडरफुल होना चाहिए, अ वंडर नहीं। अब यहाँ पर सब आईएनजी में दिए हैं वर्ब्स, कल्चर अंडरस्टैंडिंग है, प्रोटेक्टिंग है, तो आप ही बता दो क्या होगा, क्रिएटिंग होगा, ठीक है, सिंपल है बहुत। कल्चर जो है वो क्रिएटिंग है, अंडरस्टैंडिंग है और प्रोटेक्टिंग है, क्या चीज को, जैसे आप गार्डन को कल्टीवेट जब करते हो।
अंडरस्टैंडिंग द रूट्स एंड सीड्स, उसकी जड़ों को समझना, उसकी केयर करना और इंस्ट्रक्टेड नरिशमेंट प्रोवाइड करना क्या है, डैश इंपॉर्टेंट फॉर गुड गार्डनिंग। अब एक बात बताओ, यहाँ पे समझना भी है, ध्यान भी रखना है, प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्टेड नरिशमेंट, काफी सारे स्टेप्स हैं, तो इज नहीं होगा, आर होगा, क्योंकि मैं बोलूँ स्लीपिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, आर, ठीक है, और अगर मैं बोलूँ स्लीपिंग तो इज, एक की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा आर इंपॉर्टेंट फॉर गुड गार्डनिंग, अच्छी गार्डनिंग के लिए समझना, उनकी ध्यान रखना और नरिशमेंट देना, तीनों इंपॉर्टेंट है। कल्चर भी सिमिलर है, अंडरस्टैंडिंग इट्स अक्वेंटेंस। अब अक्वेंटेंस क्या होती है, अक्वेंटेंस नाउन में समझ लो, और यहाँ वाला अक्वेंटेंस समझो। अक्वेंटेंस होती है, मेरी एक अक्वेंटेंस है जिसने मुझे ये बताया, मेरा एक दूर का पर्सन है, कॉमन अक्वेंटेंस है, ये हमारा एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, मेरा फ्रेंड नहीं है, मैं उसे जानता हूँ, लेकिन मैं बोलूँ कि इसकी क्या अक्वेंटेंस है इससे, अक्वेंटेंस मतलब इसका क्या तालमेल है, क्या कनेक्शन है, अक्वेंटेंस विद, इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन विद यहाँ पर आएगा। अक्वेंटेंस है कल्चर की लिटरेचर और आर्ट के साथ, तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर क्या आएगा, इसकी क्या अक्वेंटेंस है लिटरेचर के साथ, तो साथ के लिए क्या प्रेपोजिशन आता है, विद, ठीक है। कल्चर एक वे ऑफ लाइफ है, ग्रुप ऑफ पीपल साथ रहते हैं, विजिबल है लिटरेचर में, आर्ट्स में, सोशल सिस्टम में, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यूजुअली जो फैमिलीज होती हैं, कलेक्टिव नाउन की बात कर रहा है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, हो सकता है वर्ब मांग रहा हो, ट्रांसमिटिंग, ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिट, ट्रांसमिट्स, देखते हैं क्या लगेगा, कल्चर। यूजुअली वो कह रहा है एक आमतौर पर, मैंने आपको बताया था कोई हैबिट है या कोई ऐसी चीज है जो आप अक्सर करते हो, जैसे यूजुअली, तो प्रेजेंट टेंस लगता है। अब प्रेजेंट टेंस में फैमिलीज के साथ ट्रांसमिट होगा या ट्रांसमिट्स होगा, कलेक्टिव नाउन को हम सिंगल सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, सिंगल सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं तो हम ट्रांसमिट्स लगाएंगे, ट्रांसमिट नहीं लगाएंगे। बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यूजुअली जो फैमिलीज हैं वो ट्रांसमिट करती हैं कल्चर को, किसमें, आगे वाली जनरेशंस में, क्योंकि फैमिली अब कमजोर हो रही है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो वैल्यूज को प्रमोट करे। और यूनिवर्सिटीज का क्या रोल है, द रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज डैश ओनली टू इशू कोर्स, खाली ये नहीं होना चाहिए कि कोर्स इशू कर दिया यूनिवर्सिटीज ने, तो शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू, सिर्फ यहां तक कन्फाइंड नहीं होना चाहिए कि बस कोर्स बांट दिया, वो कह रहे हैं वैल्यूज भी प्रोवाइड करो कि फैमिली सिस्टम बड़ा कमजोर होते जा रहा है, शुड नॉट बी। नेक्स्ट देखो बच्चों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफी इंटरेस्टिंग है, ये कब का है, सीजीएल टीयर 2 2024 का। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है ना, वो एक समरी होती है एवरेज अकम्प्लिशमेंट की, इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसान ने कहां कहां प्रगति की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उसका एक समरी असेसमेंट होता है। यहाँ पर देखो रेजिमेंट है, इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, कलेक्शन होता तो बात होती कि कलेक्ट वर्ब तो कैसा हो गया कि मैं कलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये असेसमेंट है ना, तो यहाँ पे वर्ब नहीं आएगा क्योंकि इट इज अ समरी असेसमेंट एवरेज अकम्प्लिशमेंट का। डैश लिविंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ क्या करता है, जो इंक्लूड करता है या सेग्रीगेट करता है, अलग करता है या एग्जैजरेट, बढ़ा चढ़ा के बताता है, मैनिफेस्ट। इंडेक्स का काम मैनिफेस्ट करना नहीं है, मैनिफेस्टेशन इंसान कर रहे हैं, सेग्रीगेशन अलग करता है, एग्जैजरेशन बढ़ा चढ़ा के बताता है और इंक्लूड करता है, तो वो कह रहा है इसका काम सिर्फ एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है, ये एक लॉन्ग और हेल्दी लाइफ को भी इंक्लूड करता है, तो इंक्लूडिंग आ जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, बीइंग इन्फॉर्म्ड एंड हैविंग अ गुड क्वालिटी ऑफ लिविंग। आप देख रहे हैं इस पैसेज के अंदर ना 5 लाइनों में 5 सेंटेंसेस दे दिए, ज्यादा कहानियां नहीं है, इजी पैसेज है। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक ज्योमेट्रिक मीन है नॉर्मलाइज्ड डैश का फॉर ईच डायमेंशन, नॉर्मलाइज इंडेक्स पता है उसी का प्लूरल, नॉर्मलाइज फीचर्स नहीं है, कंटेंट्स नहीं है, हम इंडेक्स के साथ इन इन चीजों के साथ क्या लगाते हैं, इंडेक्स, तो ये प्लूरल हो गया, ठीक है। ग्लिम्स मतलब झलक, तो ये एक नॉर्मलाइज्ड ज्योमेट्रिक मीन है, नॉर्मलाइज्ड इंडाइसिस का। द हेल्थ कंपोनेंट इज डैश बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, हेल्थ कंपोनेंट को हम कैसे मेजर करते हैं, वाइल एजुकेशन इज मेजर्ड, आंसर आपको यहां पर दिया हुआ है, तो आपको पता ही चल गया है कि यहां पर मेजर्ड आएगा। लेविटेटेड, एस्केप्ड, ट्रिगर करना किसी चीज को और मेजर करना, तो कैसे मेजर करते हो, हेल्थ कंपोनेंट मेजर होता है आपकी कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कितना जियोगे आप, क्या लगता है एक्सपेक्टेड आपकी कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। और एजुकेशन जो है वो एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ, देखो बच्चे जो सिर्फ 5 लाइंस में खत्म हो रहा है ना, उसमें आप एक भी लाइन स्किप नहीं कर सकते, ईच एंड एवरी लाइन इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट, सारी लाइन को पढ़ो क्योंकि सब कंटिन्यूएशन में चल रहा है, कहीं पर भी कोई पॉज आकर एडिशनल सेंटेंसेस नहीं है। वो कह रहा है लेकिन जो एजुकेशन है ना वो मेजर होता है एवरेज नंबर ऑफ इयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितना आप स्कूल गए,
फॉर इंडिविजुअल्स एज 25 एंड अबव, जो बच्चे और जो लोग 25 से अबव हैं उन लोगों की क्या देखी जाती है कि वो कितने नंबर ऑफ इयर्स ऑफ स्कूलिंग उन्होंने की, एज वेल एज डैश नंबर ऑफ इयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर स्कूल एज चिल्ड्रन, एज वेल एज अकम्पनीड, हिप्नोटाइज, प्रेडिक्टेड, निग्लेक्टेड। तो एक तो इंक्लूड करते हैं कितने बच्चे स्कूल गए और एक इंक्लूड करेंगे कितने बच्चे नहीं गए, तो निग्लेक्टेड। प्रिडिक्ट का तो कोई सेंस ही नहीं है यहाँ, हिप्नोटाइज अकम्पनीड लग रहा था लेकिन निग्लेक्टेड, अकम्पनीड भी यहाँ पे फिट नहीं होगा। नेक्स्ट देखो बच्चों दिवाली, ओ नाइस, 43 टू 47, और फिर हमारे पास एक और पैसेज है, इससे पहले हम कैप ऑफ करें। ये दिवाली जो है इज मोर सिग्निफिकेंट क्योंकि हम इसे 3 साल के बाद सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, ये 2024 टीयर 2 का है, एग्जाम में से फेच किया गया। विदाउट द इवल भयंकर शैडो ऑफ कोविड-19 दैट डैश लूइंग ओवर ऑल फेस्टिविटीज, जब कोविड चला 3 साल तो पूरी की पूरी कोविड-19 की भयंकर साया हर फेस्टिविटीज के ऊपर मंडरा रहा था। तो कोविड-19 दैट वाज, क्योंकि पास्ट का इवेंट हो गया है तो शैडो एक दिया हुआ है, तो शैडो क्या थी, मंडरा रही थी, लूमिंग इज मंडराना। Lockdowns, endless bad news of death and dash had turned our country into a zone of gloom, gloom मतलब sadness। तो बहुत ज्यादा लॉकडाउन लग रहे थे, बैड न्यूज, किस किस की डेथ की, इकोनॉमिक बूम तो बिल्कुल गलत है, क्या बूम कर रही थी हमारी इकोनॉमी, डिमोनेटाइजेशन का कोई लिंक ही नहीं है, लेना देना। न्यू बर्थ, डेथ्स हो रही थी, न्यू बर्थ की कोई बात ही नहीं है, डिजीज, बीमारी और डेथ ने हमारी कंट्री को एक सैडनेस का जोन बना दिया था। लेकिन इस सीजन ऑफ दिवाली डैश ऑल द सॉरोज ऑफ पीपल, तो क्या हो रही है, दिस दिवाली ने क्या करा है, रिकॉग्नाइज कर लिया है, हॉवर्ड कर लिया है, शेड कर दिया है, अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्ट तो करेगी नहीं लोगों के तो शेड कर दिया है सॉरोज ऑफ पीपल बाय लाइटिंग द कैंडल ऑफ होप इन देयर लाइव्स। हम देख सकते हैं लाइट्स, कैंडल्स, लैंटर्न्स एंड वेरी पीपल कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस एंड परचेजिंग टॉयज फॉर देयर चिल्ड्रन। ठीक है, लेट्स डैश दोज पीपल, चलो करते हैं, क्या करते हैं उन लोगों को हु हैव मेड, लेट्स सल्यूट, बिरेट, बिरेट का मतलब होता है स्कोल्ड करना, रेप्रिमेंड करना, टर्मिनेट खत्म कर देना, और लेट्स वननेस, वननेस का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है यहाँ पे, आई एम सॉरी। तो ऐसे लोगों को हम सल्यूट करते हैं, ठीक है बच्चों, हम ऐसे लोगों को सल्यूट करते हैं जिन्होंने इतने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए इस मुश्किल वक्त में, टू डैश गुड थॉट्स एंड टू क्या करने के लिए, स्टेग्नेट करने के लिए गुड थॉट्स, इम्पीच करने के लिए, हैम्पर करने के लिए, इम्प्लीकेट करने के लिए, फॉल्स इम्प्लीकेशन होता है, या स्प्रेड करने के लिए, अच्छे थॉट स्प्रेड करने के लिए। लास्ट सेट, और उसके बाद हम करेंगे अलविदा इस टॉपिक को, क्योंकि मैं आपको दूंगी एम्पल नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये यहाँ पर खत्म नहीं होता है, अभी हम एंडलेस प्रैक्टिस करेंगे। मुझे सिर्फ आपको एक ग्लिम्स, एक झलक देनी थी इस टॉपिक को कैसे इजीली स्मूथली ग्लाइड किया जाता है, ठीक है। देखो, अर्थक्वेक इज द डैश ब्रेकिंग एंड डिस्प्लेसमेंट। अर्थक्वेक क्या है, इनोवेटिव, इनोवेटिव जैसा शब्द तो वो डिजास्टर के लिए यूज करेगा नहीं, एक्सपेंसिव महंगा, डेलिब्रेट जानबूझ के, अब्रप्ट एकदम से, स्पॉन्ट एकदम से, मतलब कोई वार्निंग के साथ नहीं आता, ठीक है। तो अर्थक्वेक क्या है, एक अब्रप्ट ब्रेकिंग है, तोड़फोड़ है, डिस्प्लेसमेंट है, सब्सटैंशियल पोर्शंस, अर्थ के बड़े बड़े जो हिस्से हैं आउटर रॉकी क्रस्ट के, वो हिल जाते हैं अपनी जगह से। एक अर्थक्वेक के दौरान रॉक डिस्टर्बेंसेस होती हैं जिससे रिवर्स, जो नदियां हैं, वो उनका फ्लो पूरा चेंज जाता है। लैंडस्लाइड, जब जमीन खिसकती है, डैश बाय अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड जो अर्थक्वेक की वजह से हो रही होगी, अगर अर्थक्वेक की बात कर रहा है तो लैंडस्लाइड्स ट्रिगर्ड, सबड्यूड, ब्लॉक, प्रिवेंटेड। देखो, ब्लॉक तो नहीं हो रही होगी लैंडस्लाइड अर्थक्वेक की वजह से, प्रिवेंट तो मतलब कोई चीज को होने से रोकना, सबड्यू करना, और ट्रिगर तो ट्रिगर ही हो रही होगी। तो जो लैंडस्लाइड्स अर्थक्वेक से ट्रिगर होती हैं उनसे एक सिग्निफिकेंट तबाही मच सकती है, लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है। तो जो सुनामीज हैं आर अ डैश ऑफ डैमेजिंग वेव्स कॉज्ड बाय लार्ज अर्थक्वेक्स दैट अकर अंडर द ओशन। सुनामीज क्या है, एक बात बताओ मुझे, इंटरप्शन है, इंटरप्शन मतलब कोई चीज किसी को बीच में इंटरप्ट करती है, ठीक है, बीच में टोकना, मेडल करना, इंटरवीन करना, दखल अंदाजी देना। अरेस्ट आपको पता है नहीं, डिसऑर्डर है, या सक्सेशन, सक्सेशन मैंने आपको बताया था, सक्सीड, आगे ही आगे उसका रिजल्ट। तो सुनामी भी, अब उसने बोला लैंडस्लाइड्स भी जब जमीन खिसकती है वो भी अर्थक्वेक की वजह से होती है, और जो सुनामी है वो भी क्या है, सक्सेशन है डैमेजिंग वेव्स का, जो अर्थक्वेक की वजह से होता है। अर्थक्वेक्स रेयरली डायरेक्टली किल एनीवन, बहुत ही कम ऐसा होता होगा कि अर्थक्वेक सीधा सीधा डायरेक्टली किसी को किल कर दे, कि अर्थक्वेक आया कोई मर गया, लेकिन मेनी डैश एंड इंजरीज आर कॉज्ड बाय फॉलिंग
डेब्री, ये डेब्रिस नहीं है, जो काफी सारा मलबा इकट्ठा हो जाता है, एंड फॉल ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो मेनी डैश एंड इंजरीज, मेनी डेप्थ, गहराई, कॉप्स, बॉडी डिसिप्लिन, सॉरी, मेनी सर्वाइवल, फर्टिलिटीज, ड्यूरेबिलिटी, वायबिलिटी, ड्यूरेबल होता है कितना चलेगा, वायबिलिटी कितना फीजिबल है, मैं बोलूं ये प्लान वायबल है क्या, सर्वाइवल आपको पता है बचना, फेटल, फर्टिलिटीज, कैजुअलिटीज, तो ये क्या बात कर रहा है, जितनी भी इंजरीज हैं और फर्टिलिटीज हैं वो क्या होता है, मलबा गिरने से या स्ट्रक्चर गिरने से होती है। द डैश ऑफ एन अर्थक्वेक किस पे डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा और कितना फार रॉक क्रैक्स एंड शिफ्ट। तो अर्थक्वेक का आपको पता है बच्चों मैग्नीट्यूड होता है जिससे हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, है ना, कि कितने मैग्नीट्यूड का, 7.4, कितने रिक्टर स्केल, कितने 6.2, 5, ठीक है। तो डेप्थ नहीं होगा, बॉडी कॉप्स नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है। मार्क कर देती हूँ आपके आंसर्स। विद दैट वी कम टू एन एंड इस लेक्चर के। लेक्चर को शॉर्ट रखना चाहती थी, आपको एक बेसिक ग्लिम्स देना चाहती थी, जो मैंने कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में अगर मैं भूल जाऊं प्रैक्टिस शीट और आंसर की लगाने के लिए, तो प्लीज वेक मी आप, शेक मी आप, बिल्कुल भी आप हेसिटेट नहीं करेंगे। हमने आज क्लोज टेस्ट किया है, क्योंकि ये टॉपिक मैंने, मेरा ये कवर करने का क्या एजेंडा था मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। देखो सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए ना बेसिक ग्रामर वीडियोस बनी हुई हैं, जिसमें सारे ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, टेंसेज है, रिपोर्टेड स्पीच है, एक्टिव पैसिव है, जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब की ना मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं, जो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे अगर सीयूईटी के सेक्शन में, या मैं एक प्लेलिस्ट सेपरेट बना दूंगी जिसके अंदर हमारे बेसिक जेनेरिक ग्रामर टॉपिक्स हैं। तो आप उन टॉपिक्स को रेफर कर सकते हैं, ताकि जैसे मैंने अभी बीच बीच में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बात करी, कही कही की फैमिलीज है, कलेक्टिव नाउन है ना, या फिर प्लूरल भी अगर आप उसे लेते हैं, या फिर कि बहुत सारी फैमिलीज हैं और फैमिली अगर एक कलेक्टिव नाउन है। और अगर मैंने आपको जैसे बोला कि अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिंग एंड प्रिवेंटिंग, तीन चीजें आ गई तो हमने साथ आर लगाया। तो आप अगर इंडिविजुअल सोलो वीडियो से देख लेंगे तो वो बड़ा ही ज्यादा कंड्यूसिव, बेनिफिशियल, हेल्पफुल हो जाएगा आपके और मेरे दोनों के लिए। क्योंकि मूविंग ऑन, जैसे हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट करते हैं, हम जितने भी टॉपिक्स करते हैं ना आगे, तो मैं ये सब टॉपिक्स आपको स्क्रैच से करवाऊंगी, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ बच्चों की आप लोग वो बेसिक अपना फाउंडेशन बेडरॉक तैयार कर कर रखें। तो बच्चों क्लोज टेस्ट हमने आज किया, मैं आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जानते हैं बड़ा मुश्किल है आज के टाइम एंड एज में पैसे लिए बिना, चार्ज किए बिना सरवाइव करना, पर मेरा जो ये ट्रू पैशन है, मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चा है किसी रिमोटेस्ट कॉर्नर में भी बैठा है ना, अपने मन में एक सपना लिए कि मैं ये पेपर क्रैक कर सकता हूँ और एक बेटर फ्यूचर की तैयारी कर सकता हूँ, तो मैं उस बच्चे को हेल्प आउट करना चाहती हूँ और हर बच्चे को हेल्प आउट करना चाहती हूँ फॉर दैट मैटर। तो प्लीज मेरे साथ जर्नी में बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून, स्टे पोस्टेड। हम अपने लाइव बैचेस भी निकालने बहुत जल्दी आ रहे हैं, मैं आपको सारे अपडेट्स देती रहूंगी। स्टे ट्यून।